हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप लोग का आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दोनों का ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो टोटल आपका जो रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें सभी की डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, आपके क्लर्क की, आपके पीओ की, उसके अलावा ऑफिसर ग्रेड 2 और 3 की भी। ठीक है, इन टोटल ये चारों जो भी आपके हैं। ठीक है, आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है वो तो हो गया आपका क्लर्क, ऑफिसर स्केल ए आपका हो गया, स्केल 1 हो गया आपका आरआरबी पीओ, और 2 और 3 आपका जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के केस में हो गया, वो अलग होता है। ठीक है, हमारा मेन फोकस यहाँ पे आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ पे ही रहेगा। लेकिन ये चारों पोजीशंस के लिए इन टोटल जो वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, वो निकली हैं आपकी 13,217, जिसमें से आपकी क्लर्क की हैं 7,972 वैकेंसीज़ एंड पीओ की हैं 3,907 वैकेंसीज़। बाकी बची हुई आपके ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं आरआरबी क्लर्क में। स्पेशली आपकी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को बहुत लंबे टाइम के बाद में मिली है। ठीक है, सो आइए एक बार डिटेल नोटिफिकेशन इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर 2025 से, और रहता है 20 दिन तक यानी कि 21 सितंबर 2025 तक। अब आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलती कर दी होती है तो आपके लिए जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है ऑफिसर्स का और ऑफिसर असिस्टेंट का, यानी कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का, वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। टेंटेटिव मंथ यहाँ पे हमें मिल गया है, और मेंस के लिए दिसंबर 2025 से फरवरी 2026। तो यानी कि आपके पास टाइम भी है, वैकेंसीज़ भी अच्छी आई हैं, प्लस आपके पास में अभी टाइम भी है प्रिपेयर करने का। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी जानोगे, आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स, ठीक है, यानी कि क्लर्क, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स। लेकिन अगर आप पीओ के लिए फिल कर रहे हो, ऑफिसर स्केल 1 के लिए फिल कर रहे हो, तो आप 2 और 3 के लिए साथ में फिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऑफिसर स्केल में 1, 2 या 3 में से किसी एक के लिए ही फिल कर सकते हो। ठीक है, सो आप आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दो के लिए ही फिल कर सकते हो। दो की एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेम मिलता है, एज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि आपका क्लर्क में तो क्या रहेगा, प्री और मेंस रहता है। ठीक है, और पीओ में आपका एक इंटरव्यू जुड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ रहती है। ये आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की लिस्ट है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं, क्या क्या होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, रेफ्यूजीज़ कौन कौन से, और क्या क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाला ही रहता है सबके लिए एप्लीकेबल। अब एज की बात कर लेते हैं। एज ऑन 1 सितंबर 2025 यानी कि आज की डेट में अगर आप क्लर्क के लिए कर रहे हो तो आपका 18 to 28 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 2 सितंबर 1997, ठीक है, 1997 से पहले या फिर 1 सितंबर 2007 के बाद में नहीं पैदा होना चाहिए, इन डेट्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब ये दोनों डेट्स भी कंसिडर की जाएंगी। अब पीओ की अगर बात कर लें तो वो हो जाता है यहाँ पे 28 से +2 मतलब 30, 18 to 30 की एज आपकी रहनी चाहिए इसके बीच में। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 और ये 3 के लिए आपका थोड़ा और चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये रिलैक्सेशन है आपका SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBCs के लिए 3 ईयर्स, डिसेबिलिटी वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन, ये सब लोगों के लिए अलग अलग है, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये आपका डिसेबिलिटी के लिए रहता है कि क्या क्या वो लोग कंसिडर करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में, हियरिंग में, बाकी सारी कोई भी डिसेबिलिटी है सब में क्या क्या कंसिडर किया जाता है।
ठीक है। ये स्क्राइब के लिए गाइडलाइंस है, तो ये भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन, EWS, यहाँ पे आप सबको चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए। सो RRB क्लर्क के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, उसके बाद में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए उस लोकल लैंग्वेज में जिस RRB के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एंड डिज़ायरेबल क्या है कि आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। PU की बात कर लेते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास में डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉपरेशन, IT, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब लोगों को कैंडिडेट्स को ये दिया जाएगा प्रेफरेंस। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यहाँ पे भी, और डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज। तो काइंड ऑफ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों ही पोस्ट के लिए सिमिलर रहता है, ठीक है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो 21 सितंबर यानी कि जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग की, तब तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए इन केस यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है। आपके पास में पूरा उसका वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो जो आपका प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज है, आपका दो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ी है स्टैंडर्ड 8th में या फिर एनी स्टैंडर्ड अबव 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और हैविंग सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव दैट विल बी कंसिडर्ड लोकल लैंग्वेज। मतलब आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए अपनी क्लास 8 में या उससे ऊपर जो भी आपका है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं। व्हेन द कैंडिडेट डज नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट he will be given 6 months of time to acquire this proficiency। इन केस होता है कि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपके पास में प्रूफ नहीं है ये शो करने का कि आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। डेट मतलब ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आपको ये सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सटेंड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ RRBs, ठीक है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। तो इन केस अगर आपके पास में नहीं है अभी वो सर्टिफिकेट तो आप बनवा सकते हैं, आप प्रोफिशिएंसी गेन कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने का टाइम अच्छा खासा टाइम होता है देने के लिए, ठीक है, गेन करने के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो सेम ही है सब में, ठीक है। SC ST PWBD के लिए आपका ऑफिसर स्केल में 175 है, ठीक है, यहाँ पे भी 175 है। एंड बाकी कैटेगरीज़ के लिए 850 रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका ऑनलाइन स्ट्रक्चर की। सो आपका दोनों ही क्लर्क और PO में दोनों में ही आपका प्री में 2 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दोनों का ही सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40-40 हैं, मार्क्स 40-40 हैं, ठीक है। टोटल आपका 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स, रीजनिंग में 25 मिनट्स और क्वांट्स में 20 मिनट्स, ठीक है। और जो भी कट ऑफ आती है उसके हिसाब से आपको निकालना है। मेंस की अगर बात कर लेते हैं तो मेंस में आपका क्लर्क में रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स, GA में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 15 मिनट्स, इंग्लिश आती है आपकी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, हिंदी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। अब इंग्लिश और हिंदी में चॉइस रहता है आपका। न्यूमेरिकल एबिलिटी इस तरीके से, तो ये आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 है, मार्क्स 200 है, टाइम रहता है 140 मिनट्स, ठीक है। अब आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों ही नहीं आता, ये दोनों में से कोई एक आता है, वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ईदर 4A और 4B, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्या है कि आपका दोनों ही क्लर्क में और मेंस पे जो आपका प्री हो जाएगा उसका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आपको वापस दे दिया जाएगा, आपको वो संभाल के रखना है। जब आप मेंस के लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाओगे आपको वहाँ पे वो प्री का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होगा। अगर आपके पास में नहीं होगा तो आप लोगों को मेंस भी देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है।
ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट है। ये ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए आपका सिलेबस वगैरह है। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए आपका प्री नहीं होता, सीधा मेंस होता है, एक ही मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है। सो उसका आप देख सकते हो। अब आप देख लो कि पेनल्टी क्या रहती है। अगर आपने कोई भी गलत आंसर मार्क किया है तो 1/4 या 0.25 मार्क आपका कट जाता है, ठीक है। अब आपका असिस्टेंट में जो आपने मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर किए हैं वही आपके मेरिट लिस्टिंग के लिए काउंट किए जाएंगे। एंड और स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए आपने जो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी बेसिस पे आप लोग शॉर्ट लिस्ट होके इंटरव्यू के लिए और फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमें पता ही है कि हम लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही मिले, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करने हैं। ये आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको चेक करना पड़ेगा आपका हर एक डॉक्यूमेंट वैलिड है, आपके पास सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर भी आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ ओरिजिनल और फोटोकॉपी में आपको लेके जाना पड़ेगा, ये शो करने के लिए कि आपकी आइडेंटिटी ठीक है। आपने एलिजिबिलिटी आपने काइंड ऑफ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उस टाइम, ठीक है। सो आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना पड़ेगा, प्री मेंस दोनों का ही, ठीक है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो या फिर अपना क्लास 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हो। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, मार्कशीट्स लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है। जिसने भी ये शो करने के लिए ग्रेजुएशन के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर डेट से पहले आपने क्लियर कर लिया था या फिर आप ग्रेजुएट थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी में है अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल की कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम और एसेट सर्टिफिकेशन, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ वालों को उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में तभी बैठने दिया जाएगा जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी वो लोग मांग रहे हैं। ये देख लो, अगर आपके साथ किसी और कैंडिडेट का भी सेम स्कोर आया है, ठीक है, मेरिट, और तो फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? जो आपसे ज़्यादा बड़ा है एज में, ठीक है। जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, ये भी होता है, ओके। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोड्यूस करने हैं आइडेंटिटी के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने कॉल लेटर में नेम फिल किया है वही सेम आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए, या तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, ठीक है, वोटर्स आईडी, पासबुक, कुछ भी है तो सेम आपका सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिग्नेचर नहीं होता एक्सेप्ट। ये सारे तो वो है कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पे रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके पास में अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके लिए नोटिफिकेशन से ही आपको मिल जाता है 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। फिर वहीं से आपका QR वगैरह जनरेट होता है, अब आपने कार्ड से या जैसे भी उस चीज़ को फिल कर सकते हो। एडिट विंडो मैंने बताया आपका, पहले फॉर्म फिल हो जाएगा, पूरा रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा 21 सितंबर को। उसके बाद में आपका एडिट विंडो
हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सारी लिस्ट है जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे अलाउ नहीं की जाती हैं, तो ये भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि बच्चे ये चीज़ में गलती करते हैं। वैसे आपको कॉल लेटर पे भी डिस्प्ले होकर आएगा। आप कोई भी स्टेशनरी आइटम, प्रिंटेड, रिटन, ऐसा मतलब बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, ये सब चीज़ें नहीं लेके जा सकते। कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जा सकते। गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, सारे ऑर्नामेंट, सारी ज्वेलरी, आपकी रिंग, ईयरिंग, नोज पिन, चेन, ये सब, वॉचेस, ठीक है, मेटालिक आइटम, कोई भी एडिबल आइटम जो ओपन है या पैक है, ये सब नहीं लेके जा सकते। हाँ, ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड होती है, तो उस हिसाब से ही आप जाइएगा क्योंकि वहाँ पे फिर आपको सबमिट करना रहेगा। प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, कभी कभी वो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज़ का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इन जनरल आपका यही सब है पूरा नोटिफिकेशन में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं, एग्ज़ाम कब होगा टेंटेटिवली, कैसे फॉर्म फिल करना है, सब चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो फॉर्म फिल कर दीजिए, टाइम है आपके पास में, वैकेंसीज़ अच्छी हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी प्रैक्टिस मॉक आपके साथ में है, आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, सारी अपडेट्स मिलेंगी। सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।